नमस्कार दोस्तों, मैं संजय दत्त शर्मा और आज बात करेंगे कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना पर। सबसे पहले समझना है हमें कि जातिगत जनगणना असल में क्या होती है। ये समझने से पहले इन दो लोगों की तस्वीर देखना अति आवश्यक है। ये हैं श्री राजीव दीक्षित जी, जिनकी मृत्यु कुछ ही समय पहले हुई है। ये एक महान भारतीय विचारक थे। इन्होंने कहा था कि देश को लूटने का कार्य पहले गोरे अंग्रेज करते थे, लेकिन आज प्रजातांत्रिक प्रणाली से, लोकतांत्रिक प्रणाली से हम जिन्हें चुन कर के अपने सिंहासन पर बैठाते हैं, यानी कि जिनके हाथों में हम अपनी संसद की जिम्मेदारी देते हैं, वे लोकतांत्रिक ढांचे की आड़ में भी देश को अंग्रेज़ों की भांति लूटने का कार्य कर रहे हैं। यानी कि आज के जो हमारे नेता हैं वे भी उन अंग्रेज़ों से कम नहीं। ये डलहौजी है जिसने हड़प नीति अपनाई थी। इसी तरह का एक लॉर्ड मिंटो था जिसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। यानी कि अंग्रेज़ों का जो ये मुद्दा रहा है फूट डालो राज करो का और देश को बंटवारा करने का, वही जो नीति है अंग्रेज़ों की, वो कहीं ना कहीं भारतीयों के द्वारा भी अपनाई जा रही है। जातिगत जनगणना क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो समझते हैं जातिगत जनगणना क्या है। जातियों के लोगों की गिनती करना है, अलग अलग जातियों के लोगों की गिनती की जाएगी। 1931 में भी भारत में जातिगत जनगणना अंग्रेज़ों के द्वारा कराई गई थी, जब ब्रिटिश शासन का आधिपत्य भारत पर था, और उस समय भी उसका उद्देश्य बहुत साफ तौर पर यही रहा होगा कि देश के लोगों को जाति के आधार पर बांटा जाए। सांप्रदायिक पंचायत जैसी नीतियां अंग्रेज़ों के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुई हैं भारत को ग़ुलाम बनाए रखने के लिए, और ख़ासकर मानसिक रूप से ग़ुलामी की जंजीरों में आज के नेता भी भारत को जकड़ते जा रहे हैं, चाहे वे लेफ्टिस्ट हों चाहे वे राइटिस्ट हों, नो मैटर व्हाट। लेकिन उन सब का जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का उद्देश्य है वो जातियों में देश को बांधे रखने से ही पूरा हो रहा है। प्रभाव देखिए, सबसे पहले राजनीतिक प्रभाव क्या होगा इसका। जातिगत जनगणना होगी जब जातिगत जनगणना कास्ट सेंसस होगी, यानी कि अलग अलग जातियों के लोगों की गिनती की जाएगी। उसके जब आंकड़े पेश किए जाएंगे तो इससे क्या होगा कि राजनीतिक रूप से इसका दुरुपयोग होगा। राजनीतिक रूप से इसका दुरुपयोग होगा क्योंकि वहाँ फिर एक चीज़ सामने आ जाएगी कि किस जाति का आधिपत्य है, किस जाति का बाहुल्य है। तो जो नेता हैं, मतलब नेताओं में इथिकल वैल्यूज़ हम सब जानते हैं कि बहुत कम होती हैं। तो राजनीतिक रूप से इन आंकड़ों का दुरुपयोग करने के लिए वे लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम सामाजिक अगर समझें तो इससे जो सामाजिक समरसता है ये ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। और न केवल सामाजिक समरसता बल्कि मानव मूल्य जो हैं उनमें भी एक बहुत बड़ा ह्रास इससे दिखेगा, क्योंकि जब किसी को सीधे तौर पर आप जातियों में बांटने की बात करेंगे या सीधे तौर पर आप देश के भीतर कुछ जातियां इस आधार पर बना देंगे कि जिस जाति की जितनी संख्या होगी उस जाति का संसाधनों पर उतना हक होगा। और ये किया किस लिए जा रहा है? संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए। ये किया क्यों जा रहा है? इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि ये संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए किया जा रहा है, उचित बंटवारे के लिए। ठीक है ना। अब उचित बंटवारा संसाधनों का इससे कैसे होगा, मुझे तो इसका कुछ समझ आता नहीं है। उचित बंटवारा यानी कि जिस जाति की जितनी संख्या उस जाति का उतना हक। तो इससे एक भावना लोगों के अंदर क्या पनपेगी कि देश में देखा जाए तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी धर्मों के, सभी पंथों के लोग रहते हैं। और भारत का संविधान कहता है कि राज्य की नज़र में सभी नागरिक जो हैं बराबर हैं, और डिस्क्रिमिनेशन अगर कुछ किया भी जा रहा है आरक्षण वगैरह के रूप में तो वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। और अगर संख्या के आधार पर, बाहुल्य के आधार पर अगर आप आरक्षण दे दोगे तो वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं रहेगा। वो कैसा हो जाएगा? वो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। यानी कि वो नकारात्मक कह सकते हैं कि वो नकारात्मक विभेद हो जाएगा। यानी कि जहाँ हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज़ होती थी, जैसे मुस्लिम्स हैं, जैन
जेंट्स हैं, इनको एक अलग से रिजर्वेशन भी दिया जाता है। इवन इनको अलग से रिजर्वेशन भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये क्या हैं? अल्पसंख्यक हैं। ये अल्पसंख्यक हैं, यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के पीछे भी कुछ नैतिक मूल्य निहित हैं। यानी अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना है, यानी कि उनको कभी ये महसूस ना हो कि हम देश में हमारी संख्या कम है तो हमारा अधिकार थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर आप जातिगत जनगणना के माध्यम से संसाधनों का बंटवारा सुनिश्चित करेंगे तो इससे अल्पसंख्यकों के मन में हीन भावना का संचार होगा और निश्चित रूप से देश में आंतरिक तनाव जैसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी। यानी कि लोगों को ये लगेगा कि कई सारे लोग हैं, आज अगर जो आरक्षण चलता है तो कुछ तो जो EWS आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर है, और वो जनरल कास्ट को ही क्यों है? क्योंकि इन लोगों को ऑलरेडी जातिगत आधार पर आरक्षण मिला हुआ है, तो वो एक एक्स्ट्रा कैप ना टूटे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए वो जनरल कास्ट के लिए 10% आर्थिक आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। लेकिन अब OBCs, SCs और STs, अब अगर देखा जाए तो ये जो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा इसका प्रभाव निश्चित रूप से बहुत नकारात्मक रहेगा। क्योंकि अभी भी जो रिजर्वेशन का प्रोसेस है वो इतना नहीं है, क्योंकि ये संख्या के बाहुल्य पर नहीं है, ये सामाजिक वंचन के आधार पर है। ये सामाजिक वंचन के आधार पर है। सामाजिक वंचन के आधार पर दिया जाने वाला रिजर्वेशन और संख्या बाहुल्य के आधार पर दिया जाने वाला रिजर्वेशन या संसाधनों पर हक, दोनों में अंतर होता है। सामाजिक वंचन के आधार पर अगर कोई रिजर्वेशन जैसे दिया गया है, सामाजिक वंचन के आधार पर दिया गया है, तो वो देश को लीड कहाँ करेगा? वो ले जाएगा समरसता की ओर, या फिर हम कहें कि वो ले जाएगा राष्ट्रीय एकता, समानता जैसे मूल्यों की ओर। लेकिन अगर उसी को आप बाहुल्य के आधार पर कर देंगे तो वो निश्चित रूप से देश को कहाँ ले जाएगा? वो ले जाएगा निश्चित रूप से नैतिक पतन की ओर। क्योंकि किसी भी राष्ट्र को सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन वहाँ कास्ट सेंसस जैसी बातें और कास्ट सेंसस के बेस पर जो रिजर्वेशन या रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है उस बेस पर होगा, तो निश्चित रूप से एक नैतिक पतन या इथिकल हम कह सकते हैं कि जो मतलब जो डिमेरिट्स हैं वो सामने आएंगे, है ना। तो असमानता को भी बहुत इससे प्रसार मिलेगा। तो लोगों के भीतर अपने ही राष्ट्र के प्रति ऐसी भावना आएगी कि क्या हम इस राष्ट्र के कम नागरिक हैं। यानी कि इससे एक और चीज़ होगी, आज देश में जनसंख्या नियंत्रण की बहुत ज़रूरत है। जनसंख्या नियंत्रण के कानून की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि हम जनसंख्या विस्फोट के दौर से गुजर रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट यानी कि किसी भी देश में संसाधनों की जनसंख्या के हिसाब से कमी पड़ जाए, और भारत आज इसी दौर से गुजर रहा है, क्योंकि भारत के पास संसाधन काफ़ी कम हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इस वजह से आज देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी ऐसी कई सारी समस्याएं फैली हुई हैं। यानी कि आज हम जनसंख्या विस्फोट के दौर से गुजर रहे हैं, और देश को चाहिए कि आज जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून लागू किए जाएं, जिससे कि हमारा देश जो है विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होने का अपना जो संकल्प है या जो मिशन है विकसित भारत @2047, इसकी दिशा में अपने कदम और जल्दी बढ़ाए और इस लक्ष्य को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। लेकिन इसमें लेकिन यह मिशन तभी पूरा हो सकता है जब इसमें लोगों की भागीदारी 100% सुनिश्चित की जाए। लेकिन वहीं जब आप कास्ट सेंसस जैसी बातें कर देंगे,
यानी कि जब आपका ये मॉडल हावी हो जाएगा देश में कि जिसकी जितनी आबादी उसका रिसोर्सेज पर उतना ज़्यादा हक, तो जनसंख्या नियंत्रण की अवधारणा जो है वो निश्चित रूप से बिल्कुल गर्त में चली जाएगी और लोग जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचेंगे ही नहीं, अपितु जनसंख्या विस्फोट को इससे बहुत अधिक और बल मिलेगा। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होना चाहिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होना चाहिए वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाएगा। यानी कि जनसांख्यिकीय लाभांश जो होना चाहिए, जनता की जो संख्या से लाभांश, देश को जो लाभ मिलना चाहिए वो देश को गर्त या पतन की ओर ले जाएगा। ठीक है ना। यानी कि हम विकासशील देशों में भी बहुत नीचे जाते जाएंगे और जितने भी आर्थिक इंडेक्सेस हैं उसमें हम नीचे इससे चले जाएंगे। और जब सामाजिक रूप से एकता भंग होगी देश की, तो निश्चित रूप से और भी कई सारे जो पैरामीटर्स और जो इंडेक्स हैं वैश्विक, जिनमें हम अगर नैतिकता की बात करें, एथिकल वैल्यूज़ की बात करें, या फिर हम जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह की बात करें, तो देश में जब एकता नहीं होगी, देश में जब समरसता नहीं होगी, तो इन इंडेक्सेस में भी हम पीछे जाएंगे। तो ओवरऑल हमारा जो देश है वो अन्य देशों की तुलना में दशकों पीछे चला जाएगा। यानी कि जब मंडल कमीशंस और कई सारी चीज़ें जब देश में लागू हुई, जब इवन जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो सामाजिक वंचन वाला लागू हुआ, उससे देश दशकों पीछे चला गया। वरना हमारे पास पहले कई सारे संसाधन थे, लेकिन बंटवारा जब आप किसी रिजर्वेशन के बेस पर करोगे तो वहाँ अयोग्यताओं के हावी होने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती हैं। तो ऐसे में देश को बहुत नुकसान हुआ है और जो विकसित देश हैं वो हमारे भारत से बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन अब अगर कास्ट कैंसस जैसी चीज़ें फिर से हावी होंगी तो ये तो पूरी तरह से अनइथिकल है और राजनीतिक लाभ लेने के लिए उठाया गया एक कदम है। तो इससे देश और पीछे चला जाएगा। तो इसकी पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो अब हमें पीछे अगेन देखते हैं। आर्थिक प्रभाव बता दिया ना। आर्थिक कह सकते हैं कि इससे देश को आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान होगा, या हम कह सकते हैं कि एक आर्थिक सुनामी या आर्थिक चक्रवात आने की देश में बहुत बड़ी संभावना है। सांस्कृतिक रूप से भी देश को बहुत बड़ा इस पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लोगों की जो नृजातीयता है, यानी लोगों की जो अपनी पहचान है, जो उनकी निजी पहचान है, जो उनके धर्म की भी कह सकते हैं, उनकी क्षेत्र की भी कह सकते हैं, भाषा की भी कह सकते हैं, लेकिन वो पहचान जो कि देश में उन्हें अलग नहीं करती, जो कि देश का अभिन्न हिस्सा बनाती है, उसमें भी जब कास्ट कैंसस के आंकड़े आने लगेंगे तो वो पहचान ख़त्म होगी। यानी कि लोगों की जातीयता पर भी एक बहुत बड़ा अटैक होगा। ठीक है, अब समझते हैं जातीय जनगणना के कुछ दुष्प्रभाव। ये क्या है? पहली बात तो ये गैर तार्किक उपक्रम है, यानी कि अनलॉजिकल, इनलॉजिकल जो भी इंग्लिश में बोले अपन, तो लॉजिक नहीं है इसमें। ठीक है ना। लॉजिक क्यों नहीं है? देखिए, लॉजिक तो असल में अगर हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या फिर अपन ये कास्ट और सब कास्ट डिवीज़न करेंगे तो ये अनलॉजिकल चीज़ें ही होती हैं। जैसे आज कई सारे, देखिए एक और बात, जो पहले से जो हमारा रिजर्वेशन सिस्टम चला आ रहा है वो कैसा है? वो वर्गीय विभाजन है, वो वर्गीय विभाजन है, ना कि जातीय विभाजन, ना कि जातीय विभाजन। यानी कि जो रिजर्वेशन सिस्टम भी है वो वर्गों में दिया जाता है, यानी कैटेगरीज देखी जाती हैं, जनरल या जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटीज। यानी कि ये क्या है? ये एक क्या है? ये हमारा कैटेगराइज डिफरेंशिएशन है, ये वर्गीय विभाजन है, जातीय विभाजन नहीं है। इसमें भी अनलॉजिकल थिंग्स देखने में आती हैं। कई सारी जो कास्ट हैं किसी राज्य में ओबीसी में आती हैं, किसी राज्य में जनरल में आती हैं, किसी राज्य में एससीज में आती हैं, तो वहाँ उनमें क्या है? आंतरिक तनाव बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये आंतरिक तनाव दबा लिया जाता है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग लेवल पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करके जो रिजर्वेशन है वो दिया गया है ऑलरेडी।
तो ये गैर तार्किक उपक्रम है और ये बिल्कुल गैर तार्किक है, क्योंकि अब संख्या के आधार पर जब आंकड़े पेश किए जाते हैं तो वो बिल्कुल अनलॉजिकल होता है और दशकों तक वही आंकड़े चलने हैं तो वो निश्चित ही एक अनलॉजिकल प्रक्रम है। अब संविधान की मूल संरचना पर हमला है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था तो उन्होंने जो कंसेप्ट लागू किया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कहना था कि किसी भी देश की राष्ट्रीय एकता जो है वो कब सुनिश्चित होगी, जब देश में बंधुत्व हो, यानी कि देश में क्या हो, भाईचारा हो। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कहना था कि देश में भाईचारे का होना ही उस देश की जो राष्ट्रीय एकता है उसको सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन अब अगर कास्ट कैंसस जैसी चीज़ें आ जाएंगी तो वहाँ पर बंधुत्व खत्म हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर अगर आप कास्ट के जो आंकड़े पेश कर देंगे तो एक आंतरिक तनाव बढ़ेगा, लोगों को पता चलेगा कि मेरे वर्ग की संख्या अगर अधिक है तो वे लोग आपस में लड़ सकते हैं, वे लोग आपस में झगड़ सकते हैं एक दूसरे से। जैसे हमारा जो नेबर कंट्री है पाकिस्तान, इसमें 2 सब कास्ट हैं मुस्लिम की, मुख्य रूप से शिया और सुन्नीस। तो वो आपस में बहुत लड़ते रहते हैं, उनके दंगे होते रहते हैं, इवन बम विस्फोट टाइप के दंगे होते हैं। तो अब भारत में भी जब कास्ट कैंसस के आंकड़े आएंगे तो वहाँ भी ऐसे दंगे होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, यानी राष्ट्रीय एकता पर एक बहुत बड़ा प्रहार, ये एक बहुत बड़ा प्रहार है। और डॉक्टर अंबेडकर और कई सारे जो महान लोग हैं जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना की है, उनकी जो मूल संरचना है, क्योंकि भारतीय संविधान ये कहता है कि राज्य की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं और अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो वो पॉजिटिव होगा, सामाजिक वंचन के आधार पर होगा। लेकिन जब सांख्यिकी आधार पर आप बंटवारा करोगे तो वो क्या होगा, वो एक तरह से डिक्टेटरशिप की ओर इशारा करता है। किसकी तरफ इशारा करता है? डिक्टेटरशिप की ओर इशारा करता है। और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं होती। जातिवाद को बढ़ावा देगा, ये तो ऑफकोर्स बिल्कुल बहुत मतलब सोची समझी बात है। विभाजन का अनंतकालिक प्रयास है। लॉर्ड मिंटो जैसे लोगों ने विभाजन का प्रयास किया था, ठीक उसी प्रकार ये जो विभाजन का प्रयास है ये बहुत समय तक देश में फूट डालने का प्रयास होगा। आने वाली कई नेता जो होंगे, आने वाली राजनीतिक जो धाराएं होंगी वो इस चीज़ को अपनाएंगे, क्योंकि ये उन्हें राजनीतिक रूप से लाभ देगा। और देश में देखिए, देश में इथिकल तरीके से क्या होना चाहिए कि देश में सभी नागरिक जो हैं उन्हें समान हक मिलना चाहिए और सभी नागरिक इस देश के बराबर नागरिक हैं। सभी नागरिकों की सिटीजनशिप जो है बराबर है, सभी नागरिकों का देश पर अधिकार बराबर है। संसाधनों पर हक उनकी योग्यताओं पर निर्भर करता है। लेकिन अब चूंकि कई सारी जातियां बहुत बाहुल्य में होती हैं, कई सारी जातियां बहुत कम बाहुल्य में होती हैं, और ये एक सामान्य सी बात है कि जो बौद्धिक वर्गीय लोग होते हैं वे जनसंख्या विस्फोट पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वे कम जनसंख्या पैदा करने पर फोकस करते हैं ताकि संसाधनों का बंटवारा होने से उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वे गरीबी का शिकार ना हो। तो इस वजह से अब जिन वर्गों की जनसंख्या, जिन जातियों की संख्या इसमें कम होगी तो कास्ट कैंसस से उन्हें एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, यानी उनके भीतर जो राष्ट्रीयता का भाव है वो भी कम होगा, क्योंकि राष्ट्र उन्हें क्या दे रहा है, राष्ट्र उन्हें कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा कम नागरिक मान रहा है अपना। तो क्योंकि संसाधनों का ओवरऑल बंटवारा उसी बेस पर होने वाला, तो विभाजन का एक अनंतकालिक प्रयास है जो कि लॉर्ड मिंटो के जैसा हो जाएगा। सामाजिक ध्रुवीकरण इससे बढ़ेगा। सामाजिक ध्रुवीकरण क्या है? ध्रुव क्या होते हैं? पोल्स होते हैं, मतलब 2 पोल्स हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों में एक तरह से लड़ाई सी रहती है ना, तो वो ध्रुवीकरण बढ़ेगा। आंतरिक क्लेश जो है वो राज्य का बढ़ेगा। राष्ट्र का नैतिक पतन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और भारत इससे दशकों पीछे चला जाएगा, क्योंकि भारत को आज आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए जनसंख्या नियंत्रण जैसी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ये होगा तो दिक्कत होगी। योग्यता पर आघात निश्चित रूप से होगा। जब आप जनसंख्या के आधार पर ये सब चीज़ें कर देंगे कि जिसकी संख्या कम, संख्या ज़्यादा, उससे ज़्यादा मतलब रिजर्वेशन या उसका संसाधनों पर ज़्यादा हक है, तो जो योग्यता पर आघात है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में अगर हम अपन कह सकते हैं कि योग्यता पर आघात कम है, क्योंकि वो
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे बहुत पढ़े लिखे लोगों ने, जिन्होंने उस समय के जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, उस समय के जो सबसे ज़्यादा बहुत मतलब श्रेष्ठ विचारक थे, उन्होंने वर्षों तक सोच समझ करके इस नियम को अपनाया था। लेकिन ये राजनीतिक आधार पर या कह सकते हैं किसी एक मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बनाया गया मुद्दा है, तो इससे निश्चित रूप से योग्यता पर आघात भी बहुत बड़ा होने वाला है। जनसंख्या विस्फोट, इसकी बात कर ही ली है। राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्रबोध से अधिक सत्ताबोध का प्रभुत्व होगा इस पर, क्योंकि देखिए लोकतंत्र के साथ एक समस्या है। जब देश में राजाशाही चलती थी तो क्या था कि एक राजा अगर होता था तो उसको पता होता था कि ये मेरा राज्य है, पता होता था कि ये मेरा राज्य है, तो इसमें कुछ अनैतिक चीज़ें ऐसी नहीं करनी हैं जिससे कि राज्य का पतन हो जाए। लेकिन लोकतंत्र में क्या है, वैसे तो एक बहुत अच्छी प्रणाली है क्योंकि जनता के द्वारा लोग चुन रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि लोकतंत्र में जो व्यक्ति चुना जाता है, जो व्यक्ति को कुर्सी या पद दिया जाता है, वो व्यक्ति एक तरह से नौकरी कर रहा होता है, क्योंकि उसे 5 साल तक अपना शासन चलाना है। तो उसे फिर जैसे राजनीतिक लाभ मिलेंगे, उसे अगर जातियों में बांट करके एक राजनीतिक लाभ मिल रहा है, तो आने वाली अनेकानेक पीढ़ियां जो हैं वे देश को इसी तरह कास्ट कैंसर्स या फिर कह सकते हैं अपन या कास्ट कैंसर्स, रिलीजन कैंसर्स, ऐसी तमाम चीज़ों में बांटती जाएंगी। तो ये जनता को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और विकसित भारत का संकल्प जो है, यानी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल करने का संकल्प है। कहने को तो 2047 बहुत लंबा समय है, लेकिन जो गति है उस हिसाब से, वैश्विक गति के हिसाब से विकसित भारत की श्रेणी में शामिल होने के लिए 2047 तक का समय बहुत कम हम कह सकते हैं। और उसमें अगर ये कास्ट कैंसर जैसी चीज़ें आएंगी तो ये संकल्प से हम बहुत पीछे हट जाएंगे और संकल्प कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फेल हुई हैं। नरेंद्र मोदी ने जितने भी जो फैसले लिए हैं, मुख्य रूप से डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब चीज़ें ज़्यादातर फेल हुई हैं। और नरेंद्र मोदी ने जो ये फैसला लिया हुआ है कास्ट कैंसर्स का, ये भी राजनीतिक फ़ायदे के लिए लिया हुआ है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि लेफ्टिस्ट हों या राइटिस्ट, यानी कि चाहे सरकार इनकी हो या उनकी हो, देश के एथिकल वैल्यूज से, देश के नैतिक विकास से, देश की उत्तरोत्तर प्रगति से किसी को मतलब नहीं है। मतलब है सबको अपनी राजनीतिक जो मतलब कह सकते हैं कि अपना राजनीतिक फ़ायदा करने से सभी को मतलब है। तो ऐसे संकल्प जो हैं, विकसित भारत का संकल्प, इससे एक और चीज़ समझ में आ रही है कि जो अनुमान मतलब जो लोग लगा रहे हैं, कई सारे जो विचारक हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जो विकसित भारत 2047 का संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री का, वो संकल्प भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संकल्प है, क्योंकि उसके माध्यम से भी वे चाहते हैं कि 2047 तक सत्ता पर वे काबिज बने रहें। तो ऐसी चीज़ें सामने मतलब कई सारी आ रही हैं। बहरहाल कास्ट कैंसर्स जो है, कई सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कास्ट कैंसर्स आज देश की ज़रूरत है। कास्ट कैंसर्स से यह सुनिश्चित होगा कि देश में किसकी आबादी कितनी है, लेकिन आबादी सुनिश्चित करने से मिलने वाला क्या है? कई सारे लोग इसको बता रहे हैं कि एक जो पहलगाम का मुद्दा आज बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिस पर सरकार कुछ बड़ा ठोस कदम उठा नहीं पा रही है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने कास्ट कैंसर्स जैसा मुद्दा देश में लॉन्च कर दिया है, जिससे कि देश के सारे लोग इसी पर डिबेट्स करते रहें, इसी पर ध्यान केंद्रित करते रहें। और वास्तविक जो आज पहलगाम का मुद्दा है, जिस पर पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई देश को करनी चाहिए, उस पर से ध्यान भटक जाए और कोई भी कार्रवाई किए बिना ये पूरा का पूरा जो मामला है इनका सेट हो जाए। बहरहाल चुनाव जब आते हैं तो ऐसी चीज़ें होना बहुत आम है, लेकिन इन पर बहुत विचार किया जाना चाहिए और किसी भी जाति, धर्म, मजहब, इन सब से ऊपर उठ करके देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब को सोचा जाना चाहिए। और क्या वास्तव में ऐसे निर्णय जो सरकार के हैं वे राजनीतिक निर्णय मात्र हैं या फिर देश की प्रगति में वास्तव में ये निर्णय योगदान देंगे?